दोस्तों पंकज जो होता है वो एक कोठे पे जाता है और वहाँ की जो मालकिन होती है कोठे की उनसे मिलता है। और वो मालकिन होती है वो पंकज को कम से कम 20 से 25 लड़कियाँ उसके सामने खड़ी कर देती है लाके। और पंकज को छूट होती है एक लड़की चुनने की, क्योंकि वो कोठे पे गया हुआ है। दोस्तों उसमें से वो एक लड़की चुनता है और चुनने के बाद में एक कमरे में ले जाता है। जब कमरे में ले जाता है तो पंकज मन ही मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इसको मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। दोस्तों उसे ध्यान से देखता और वो जब देखता है तो उस लड़की की जो आंखें हैं वो नीचे झुक जाती हैं और वो भी पहचान जाता है कि ये मेरी ही बीवी है। तो दोस्तों पंकज उससे पूछता तुम यहाँ कैसे आई, क्या है, वो सब कुछ बताती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो बेंगलुरु के पंकज की है। दोस्तों बेंगलुरु में पंकज रहता था, उसकी नई नई अभी शादी हुई थी। धीरे धीरे 2-3 महीने बीते ही थे कि जो उसकी कंपनी थी जहां वो जॉब करता था उस कंपनी वालों ने उसका ट्रांसफ़र मुंबई में कर दिया। दोस्तों उसे मुंबई में जाना था लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं थी जो एकदम सभी को लेकर पहुंच जाता। पंकज अपनी पत्नी से बोला कि अभी मैं जा रहा हूं, वहाँ व्यवस्था करूंगा, उसके बाद मैं आप सबको ले जाऊंगा। दोस्तों पंकज का जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि नई नई शादी हुई होती है, लेकिन मजबूरी ये है कि काम भी ज़रूरी है और उसे जाना पड़ता है। दोस्तों वो अपनी पत्नी को वहीं छोड़ के और वो मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद वो कॉल करता है कि मैं जॉब पे पहुंच गया और अपना काम भी कर रहा हूं। जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम नीतू होता है, वो भी उससे बात करती है और कहती मुझे तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, जब से आप गए हो तब से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों जो पंकज होता है वो कहता है कुछ समय रुको, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना हिसाब बना लूँगा और तुमको भी बुला लूँगा। ऐसे धीरे धीरे दोस्तों 1-2 महीने गुजर जाते। उसके बाद एक दिन पंकज का फ़ोन आता है नीतू के पास और वो नीतू से कहता है क्या तुम मुंबई आना चाहोगी। नीतू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। नीतू कहती है मेरा तो बचपन का सपना था कि मैं मुंबई जाऊं और देखूं जहां पे फ़िल्में शूट होती हैं, बीच वगैरह होता है, सब देखने का मन करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सपना पूरा होगा और आज ये मौका मिला तो मैं बिल्कुल आना चाहूँगी। वो अपने पति को कहती है पंकज को, हाँ मैं आना चाहूँगी। दोस्तों कुछ समय बाद पंकज भी ट्रेन की टिकट बुक कर देता है, उसका रिजर्वेशन कर देता है और मैसेज में टिकट भेज देता है और फ़ोन करता है मैंने आपकी टिकट बुक कर दी है, इस तारीख को आप बेंगलुरु से बैठना और मुंबई आ जाना, मैं यहाँ मिल जाऊँगा, आपको रिसीव कर लूँगा। पत्नी भी खुशी खुशी कह देती ठीक है और पत्नी की भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे मुंबई जाने का मौका मिल रहा है। दोस्तों धीरे धीरे समय कटता और कुछ समय के बाद वो डेट आ ही जाती है जब नीतू को मुंबई जाने का दिन आता है। दोस्तों वो तैयार होती है, खाना वगैरह पैक करती, कपड़े पैक करती और मुंबई जाने के लिए घर से निकल लेती है। दोस्तों वो पहुंच जाती ट्रेन में, अपनी बोगी नंबर देखती है और सीट नंबर पर जाके बैठ जाती है। वहाँ बैठने के बाद में सबसे पहले वो अपने सास ससुर को फ़ोन करती है और कहती है मम्मी जी मैं ट्रेन में बैठ गई, मुझे मेरी सीट मिल गई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। सास ससुर भी कहते हैं ठीक है बेटा आराम से जाना। उसके बाद वो फ़ोन काट देती है और फिर अब फ़ोन मिलाती है अपने पति को, यानी कि पंकज को। पंकज को कॉल करती है और कहती है कि मैं अपनी बोगी नंबर देख के मैं बैठ गई हूँ, सीट भी मिल गई है, आप चिंता मत करना, मैं आराम से आ जाऊँगी। जो पति पंकज होता है वो कहता मैं काहे को चिंता करूँ, तुम आराम से आना, बस किसी से ज़्यादा बात मत करना, ना ही दिया हुआ किसी का खाना और ना ही तुम अपना किसी को खिलाना। इस तरह की बात कहता पंकज कहता आराम से आ जाना और मैं तुम्हें यहीं मिल जाऊंगा स्टेशन पे, और फ़ोन काट देता है। उसके बाद दोस्तों जो नीतू होती है आराम से बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ठीक उसके सामने वाली सीट पे 2 अनजान व्यक्ति आके बैठ जाते हैं। वो आपस में भी अनजान होते, ना एक दूसरे से बात करते हैं और ना ही नीतू उनको जानती थी। दोस्तों कुछ समय बीतता है और ट्रेन भी बेंगलुरु स्टेशन से रवाना हो जाती है मुंबई के लिए। दोस्तों लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र था, 17-18 घंटे का सफ़र था और ट्रेन काफ़ी दूर चलने के बाद में फिर वो अपने पति को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि देखो मैं यहाँ पे पहुँच गई, इस स्टेशन को पार कर लिया है, अब कितना दूर बचा। तो पति उसका बता देता अभी इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। और जो नीतू के सामने वाली सीट पे बैठे दोनों अनजान व्यक्ति थे वो दोनों बातें सुन रहे थे उसकी, वो आपस में ही बातें करने लगते और एक दूसरे से इतने घुल मिल जाते, ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त बन गए हो। दोस्तों वो आपस में बात भी करते हैं
उसके बाद उनमें से एक बोलता है नीतू से कि बहन जी आप क्या पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही हो। नीतू कहती नहीं, मैं तो बहुत बार ट्रेन में सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन मैं मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। मुंबई में मेरे पति रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ और मैं भी मुंबई देखना चाहती हूँ कैसा है। दोस्तों, इतनी बात करने के बाद नीतू बैठ जाती है। उसके बाद में वो शख्स जो होते हैं कुछ खाने पीने की सामान निकालते हैं। नीतू से कहते हैं क्या बहन जी खाओगी। नीतू कहती नहीं भाई साहब, मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद में थोड़ी बहुत और बात करते, उसके बाद में वो कहते बहन जी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं भी मुंबई चल रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता देना। नीतू कहती ठीक है। नीतू उसके बाद फिर अपने पति को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो उसका पति जो पंकज होता है वो कहता है लगभग लगभग आप आधा दूर आ चुकी हो। उसके बाद फिर फ़ोन काट देते और नीतू भी बैठ जाती है आराम से। उसके बाद में दोस्तों, वो जो अनजान व्यक्ति दोनों होते, सफ़र भी लंबा था तो जायज़ बात है आपस में थोड़ी बहुत बातचीत होती रही, तो वो दोनों फ्रेंडली हो गए और नीतू भी बोलने लगी उससे। उसके बाद में जब भी वो सामान निकालते नीतू से पूछते क्या तुम खाओगी, तो नीतू मना कर देती। अब दोस्तों, जब नीतू निकालती है सामान तो वो सामान की तरफ देखते हैं वो दोनों शख्स, तो नीतू को मजबूरन पूछना पड़ता क्या भाई साहब आप खाओगे। वो दोनों शख्स कहते हाँ बहन जी मैं खा लूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो वो अपना खाना थोड़ा बहुत शेयर कर देती है और वो लोग खा लेते हैं। उसके बाद में जब वो भी कुछ भी खाते हैं तो नीतू को देते तो नीतू भी खा लेती है। धीरे धीरे सुहाना सफ़र एकदम मस्ती से कट रहा था, लेकिन ऐसा अचानक एक मोड़ आया जब मुंबई से मात्र ट्रेन 150 किलोमीटर की दूरी पे थी। तब वो एक चाय वाला आता है बेचने के लिए चाय। तो वहाँ पर वो शख्स कहता है नीतू से कि बहन जी क्या चाय पियोगी। नीतू मना कर देती, कहती कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, आप लोग पियो। लेकिन वो जो दोनों शख्स होते हैं 3 चाय ले लेते हैं और 3 चाय में 2 शख्स एक एक ले लेते हैं और एक नीतू को दे देते हैं। दोस्तों, वो शख्स पीने लगते हैं और नीतू मजबूरन फिर वो चाय लेनी पड़ती है और वो नीतू चाय पीती है। दोस्तों, जब चाय पीती है उसके बाद में उसे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है और नीतू सो जाती है। दोस्तों, जब उसने चाय पी थी उससे पहले भी उसने अपने पति से बात की थी और बताया था कि लगभग लगभग मैं यहाँ इस स्टेशन पे आ गई तो लगभग 150 किलोमीटर और मुंबई रह गया है। उसके बाद दोस्तों, जब वो चाय पी के सो जाती है तो उसे लगभग लगभग काफ़ी समय बाद आँख खुलती है। तो वो देखती है कि ना तो वो ट्रेन में होती है ना ही कोई ट्रेन की बोगी होती है, वो एक कार में बैठी होती है और वही 2 शख्स बैठे होते हैं उसमें, और एक शख्स और अनजान होता है जो कार चला रहा होता है और कार काफ़ी तेज़ी से चल रही होती है। नीतू उनसे कहती है कि भाई साहब आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे। तो नीतू इतना तो समझ ही जाती है ये सब देख के कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं बचती है जो उसका विरोध कर सके, क्योंकि उसमें चाय में नशीली दवा मिलाई थी जिससे नीतू बेहोश हो गई थी। उसके बाद में वो बंदा कुछ कहता नहीं, नीतू को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता और कहता जैसे बैठी रहो अन्यथा बहुत ख़राब होगा। अब नीतू चुपचाप बैठी रहती है और कार बहुत तेज़ी से चल रही होती है। नीतू भी सोच रही होती है मैं कहाँ फंस गई, और नीतू का फ़ोन भी छीन लिया जाता है, उसके पास में फ़ोन नहीं होता है। दोस्तों, वो कार एक ऐसी जगह जाती है जिसे रेड लाइट एरिया बोलते हैं, यानी कि कोठे पे जाती है, और वहाँ की जो मालकिन होती है वो दोनों शख्स उससे बात करने लगते हैं नीतू को बेचने के लिए। दोस्तों, उनकी बात लगभग 50,000 के आसपास में बन जाती है और वो नीतू को उसी कोठे पे बेच देते हैं। दोस्तों, जब नीतू को बेच देते हैं तो जो कोठे की मालकिन होती नीतू को ले जाती और एक कमरे में हाथ पैर बांध के डाल देती और वो चिल्लाए ना इसलिए उसके मुंह पे भी कपड़ा लगा देती है। धीरे 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 1 दिन 2 दिन 3 ऐसे हफ्ता भर बीत गया और इधर नीतू का पति पंकज बहुत परेशान होता है। वो कहता अभी तो बात हुई थी, और वो नीतू का फ़ोन मिलाता है, फ़ोन नहीं मिलता, स्विच ऑफ होता है। नीतू का पति मुंबई स्टेशन पे खड़ा होता है, नीतू का इंतज़ार कर रहा होता है, ट्रेन आ जाती लेकिन नीतू नहीं आती और ना ही फ़ोन मिलता। दोस्तों, वो बहुत ढूंढता है लेकिन उसे नीतू नहीं मिलती। उसके बाद में वो मुंबई पुलिस वालों के पास थाने में जाता है और FIR करता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी बेंगलोर से चली थी और यहाँ पर जब 150 किलोमीटर रह गया तब उसने फ़ोन किया, उसके बाद ना ही फ़ोन लग रहा ना उसका पता चल रहा।
दोस्तों इधर वो रेलवे के जो पुलिस अफसर होते हैं उनसे भी संपर्क करता। तो बेंगलुरु में देखा जाता है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो उससे पता चलता है कि उसकी पत्नी बेंगलुरु में स्टेशन भी आई और ट्रेन में बैठ गई और रवाना भी होगी दोस्तों, लेकिन मुंबई स्टेशन नहीं पहुंची। कुछ तो बीच में ऐसा हुआ जो उसे नहीं पता था क्या हुआ दोस्तों। उधर पुलिस अपनी तलाश जारी रखे है, पुलिस अपना काम कर रही, और इधर वो कोठे पर लगभग हफ्ते भर हो जाते हैं नीतू को। उसके बाद वो जो कोठे की मालकिन होती है वो जाती है और नीतू से कहती है कि ये तुम कपड़े पहन लो और अगर नहीं पहनोगी तो मुझसे ख़राब कोई नहीं होगा। नीतू कपड़े जब देखती तो वो इतने छोटे होते हैं कि कोई मर्द जब उसे देखे तो एकदम उत्तेजित हो जाए, इस तरह के वो कपड़े होते हैं। हालांकि सारी लड़कियां जो और भी थीं वो भी इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि वहाँ काम ही इसी चीज़ का होता था, वो कोठा था दोस्तों। उसके बाद में वो जब नहीं पहनती तो कोठे मालकिन उसको एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है दोस्तों। और जो लड़कियाँ होती वो नीतू के पास आती हैं, समझाती हैं देखो यहाँ से तुम्हें कोई बचाएगा नहीं और ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे, ना तुम्हें यहाँ कोई बचाने आएगा ना तुम्हारी कोई मदद करेगा यहाँ पर। नीतू को भी समझ में आ जाता, क्योंकि नीतू को ना तो खाना दिया जाता है ना ही कोई मतलब वहाँ सुविधा उपलब्ध होती, बस बंधे हुए पड़ी थी क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रही। जब नीतू का भी हौसला टूट गया तो एक दिन वो उस कपड़ों को पहन लेती है और पहनने के बाद में उन लड़कियों के साथ में शामिल हो जाती। अब दोस्तों वहाँ पर होता ये है कि हर लड़कियों का रोज़ का काम था, लेकिन उस दिन नीतू नहीं थी। जिस दिन उसने कपड़े पहन के आई थी तो उस दिन ग्राहक के सामने वही खड़ी की जाती है और एक ग्राहक आता है जो नीतू को लेता है और कमरे में चला जाता है दोस्तों। जब कोठे ग्राहक आकर नीतू को लेकर कमरे में चला जाता है तो जैसे ही ग्राहक अंदर कमरे में नीतू को लेकर जाता है तो नीतू उसके सामने रोने लगती है। रोती भी इतनी कम आवाज़ में है जिसकी आवाज़ बाहर तक उसकी ना जा सके। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और उस ग्राहक से कहती है कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे लाई गई हूँ, ऐसे ऐसे फंस गई, मुझे मेरे पति ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। वो आदमी कहता है यहाँ से तुम नहीं जा सकती हैं और वहाँ पर कोठे पे कोई भी आएगा वो सज्जन इंसान तो होगा। उस आदमी में इतनी तो दया होती है जो उसका हाल पूछता और कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहती है नीतू कि मुझे कुछ नहीं, मेरे पति से बात करा दो। तो वो चुपचाप मोबाइल निकालता और उसके पति का नंबर मिला के डायल करके उसे दे देता है और वो अपने पति से बिल्कुल स्लो आवाज़ में बात करती है। वो कहती है कि हेलो, क्या पंकज आप बोल रहे हो? तो पंकज कहता है हाँ। वो कहती है मैं नीतू। तो पंकज पूछता है कि तुम कहाँ हो और तुम यहाँ आ रही तो तुम कहाँ गायब हो गए। वो पूरी अपनी कहानी बताती है। तो पंकज पूछता तुम कहाँ हो? तो वो कहती मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन जो अंदर शख्स जिसका मोबाइल होता है जिसे वो ले गया था अंदर कमरे में, वो उसके ज़रिए सारा पता एड्रेस पता चल जाता है दोस्तों। अब उसके बाद में पंकज सोचता मैं नीतू को वहाँ से कैसे बचा के लाऊं, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं अकेला जाता हूँ या पुलिस वालों को खबर करता तो हो सकता वो या तो एरिया ही छोड़ दें या हो सकता कुछ और उसके साथ बुरा करें नीतू के साथ। उसके बाद में जो पंकज होता है वो चुपचाप अकेले ही चल देता है, अकेले आता उस कोठे पे आ जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी थी। उस कोठे पे आने के बाद मालकिन को मिलता है जो कोठे की मालकिन होती है और वो कहता मुझे फर्स्ट क्लास एक लड़की चाहिए। दोस्तों वो कम से कम 20-25 लड़कियां खड़ी कर देती है उसके सामने लाके, लेकिन उनमें से उसकी पत्नी नहीं होती। वो सबको देखता है और सबको फेल कर देता, नहीं कहता मुझे और अच्छी लड़की चाहिए। उसके बाद 2-4 लड़कियां और आती हैं और उसको भी फेल कर देता। उसके बाद में उसकी पत्नी को वो मालकिन लाती है, वो देखता है यही मेरी पत्नी है और कहता है हाँ मैं इसी के साथ अंदर जाऊँगा, और उसको लेके वो कमरे में चला जाता है। जब अंदर जाता है दोस्तों सारा हाल पूछता तुम यहाँ पर कैसे। उसकी पत्नी की नज़रें झुक जाती, वो बताती है कि ऐसे ऐसे ट्रेन में 2 बंदे मुझे मिले थे, उन्होंने पता नहीं क्या खिलाया पिलाया और यहाँ मुझे बेच गए। अब यहाँ से मैं कैसे निकलूँ और आप मुझे बताओ। तो उसका जो पति होता पंकज वो कहता है कि देखो यहाँ से हम तुम नहीं निकल सकते, अगर हो सकता है हम तुम्हें यहाँ से भागने की कोशिश की, ये लोग हमें तुम्हें मारें, चोट नुकसान पहुँचाए या मार भी दें। तो वो क्या करता वहाँ से पुलिस को ही, मुंबई पुलिस जो होती है उसको कॉल मिला देता है और कॉल मिलाने के बाद सारी सच्चाई बता देता है कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे यहाँ कैद और यहाँ से तुम उसे छुटाओ और मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। दोस्तों मुंबई पुलिस
बहुत अच्छा काम करती उस कोठे पे पहुंच जाती है अपनी पुलिस फोर्स लेके, और वहां से नीतू को निकालती, ना कि नीतू को निकालती बल्कि और जितनी मजबूरन इसी तरह बेची गई लड़कियां औरतें होती उन्हें भी निकालती है। उन्हें निकाल के सबको वापस अपने अपने घर भेज देती है, और नीतू और पंकज को वापस बेंगलुरु के लिए भेज देती है, और जो कोठे की मालकिन होती है और वहाँ जो काम करने वाले होते हैं उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों उसके बाद मुंबई पुलिस वाले पूछते हैं नीतू से तुम कैसे क्या हुआ, तो वो सारी कहानी बता देती है, और उसके बाद बेंगलुरु नीतू और पंकज चले जाते हैं। उसके बाद में वो जो दो दलाल होते हैं जो पकड़ पकड़ के खूबसूरत लड़कियां औरतों को लाते हैं, उनकी तलाश जारी की जाती है। दोस्तों बहुत सीसीटीवी खंगालती, सब कुछ बड़ा मुश्किलों में वो पकड़ाई आते हैं, और उनको वो पुलिस वाले पकड़ लेते, उनको भी जेल में डाल देते। दोस्तों इस कहानी से यही समझ में आता है कि कहते भी हैं कि कहीं अनजाने सफ़र में या कहीं सफ़र में जाएं तो किसी अनजान लोगों से बात ना करें, किसी का दिया हुआ ना खाएं। बसों या ट्रेनों में अक्सर आपने लिखा देखा होगा कि जहर खुरानों से सावधान। ऐसा होता है लूट मार के लिए, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर अकेली लड़कियाँ या हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं तो इस तरह का हादसा हो जाता है। तो दोस्तों सतर्क रहें और ध्यान से चलें, किसी का दिया हुआ बिल्कुल भी ना खाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरा नाम अजय। अब फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।